जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी कौम जिनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, एक बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन उनके पास अपना कहने के लिए कोई देश नहीं है। जी हाँ, यही कहानी है कुर्दों की। और ये आप मानिए भू राजनीति की सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। 3.5 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक मिनट रुककर इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और इसके बावजूद ये 3.5 करोड़ लोग दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जातीय समूह है जिनके पास अपना एक देश तक नहीं है। और यही इनकी पूरी कहानी का केंद्र है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और ऐसा कैसे हुआ कि इतनी बड़ी आबादी आज इस हाल में है। आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, कुर्द जो है वो मिडिल ईस्ट का चौथा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, अरब, फारसी और तुर्कों के बाद। इनकी अपनी एक अलग भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना एक लंबा इतिहास है। ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम है और एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जिसे ये लोग कुर्दिस्तान कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कुर्दिस्तान दुनिया के किसी भी ऑफिशियल मैप पर नहीं मिलेगा। ये एक एहसास है, एक पहचान है, पर एक देश नहीं। तो फिर ये लोग रहते कहाँ हैं? इनका जो वतन है मतलब कुर्दिस्तान, वो असल में 4 बड़े देशों में बटा हुआ है, तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया। सबसे ज्यादा आबादी तुर्की में रहती है। पर देखिए, हर देश में वो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक। और बस यही बंटवारा, यही विभाजन पिछले 100 साल से चल रहे एक बहुत बड़े संघर्ष की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि ये बंटवारा हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक वादे से, और फिर उस वादे को तोड़ने से, एक बहुत बड़े विश्वासघात से। ये सब हुआ था पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। अब यहाँ 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। पहली, 1920, ये उम्मीद का साल था, जब एक आजाद देश का सपना बस पूरा होने ही वाला था। और फिर ठीक 3 साल बाद 1923, वो साल जब उस सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। देखिए, पूरी कहानी 2 ट्रीटीज मतलब 2 संधियों के आसपास घूमती है। पहले आई 1920 की ट्रीटी ऑफ सेवर्स। इसमें जो वेस्टर्न पावर्स थीं, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद कुर्दों से वादा किया कि उन्हें एक आजाद देश मिलेगा। लेकिन टर्की नेशनलिस्ट ने इसका जबरदस्त विरोध किया और नतीजा 1923 में एक नई संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लॉजेन। इस बार मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से बना, पर उसमें कुर्दिस्तान के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई। सोचिए, बस एक पेन के स्ट्रोक से कुर्दों को 4 अलग अलग नए देशों में एक माइनॉरिटी बनाकर छोड़ दिया गया। और बस इसी एक ऐतिहासिक अन्याय ने लगभग 100 साल लंबे एक संघर्ष को जन्म दे दिया। मतलब एक ही कौम पर 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग मोर्चों पर अपनी पहचान और आजादी के लिए लड़ रही है। अब देखिए, हर देश में सिचुएशन काफी अलग और कॉम्प्लेक्स है। जैसे तुर्की में पीकेके नाम का ग्रुप दशकों से एक वायलेंट लड़ाई लड़ रहा है और उसे एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। वहीं ईरान में कुर्द मूवमेंट्स को हमेशा से बहुत सख्ती से दबाया गया है। सीरिया में सिविल वॉर के बीच YPG ने रोजावा नाम से अपना एक सेल्फ रूल्ड एरिया बना लिया। हाँ, एक सिर्फ इराक ही ऐसी जगह है जहां उन्हें फॉर्मल ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता मिली हुई है, जिसे इराकी कुर्दिस्तान कहते हैं। उसकी अपनी सरकार है और अपनी एक फौज भी है, पेशमर्गा। वैसे उनकी ये जो निडर फाइटर्स वाली इमेज है ना, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और हाल के सालों में उनकी यही पहचान वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाली थी। और यहाँ से कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट आता है। जब आइसिस का उदय हुआ तो पूरी दुनिया को जमीन पर लड़ने के लिए एक मजबूत ताकत की जरूरत थी। और जानते हैं किसने ये जिम्मेदारी उठाई? कुर्द लड़ाकों ने। इराक में पेशमर्गा और सीरिया में YPG, यही वो ग्रुप्स थे जो ISS को खदेड़ने में सबसे आगे थे। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने उन्हें हवाई मदद दी, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। सच कहें तो वो ISS के खिलाफ लड़ाई में जमीन पर सबसे भरोसेमंद और सबसे असरदार पार्टनर बन गए थे। लेकिन यहीं पर कुर्दिश सिचुएशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अमेरिका के लिए सीरिया में YPG तो आइसिस के खिलाफ एक बहुत जरूरी पार्टनर था, पर अमेरिका के ही एक नेटो एलाय तुर्की के लिए वही YPG PKK का ही एक दूसरा रूप है, मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, किसी के लिए हीरो तो किसी और के लिए विलन। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? उनके भविष्य का क्या कुर्दिस्तान का वो सपना कभी हकीकत में बदलेगा? सच तो ये है कि एक आजाद कुर्दिस्तान की राह में एक नहीं कई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। पहली बात, वो चारों देश जहां कुर्द बसे हैं वो अपनी जमीन का 1 इंच भी देने के सख्त खिलाफ हैं। दूसरी बात, खुद कुर्द ग्रुप्स में भी अक्सर पॉलिटिकल एकता नहीं होती। और फिर आती है दुनिया की बड़ी ताकतें जो बॉर्डर बदलने के बजाय रीजनल स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देती हैं। और इन सब में तेल और पानी जैसे कीमती रिसोर्सेज पर कंट्रोल की लड़ाई को भी मिला दे तो ये पूरा समीकरण लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। 100 साल का संघर्ष, धोखा और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई, इन सब ने कुर्दों को एक बहुत मजबूत पहचान दी है। पर सवाल यह है कि क्या अगली सदी उन्हें वो देश दिला पाएगी जिसकी उन्हें इतनी शिद्दत से तलाश है, या फिर वो हमेशा की तरह दुनिया के सबसे बड़े स्टेटलेस नेशन ही बने रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही मिडिल ईस्ट के आने वाले कल को तय करेगा।